हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों, क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 जो है हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, इसको हम ना एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो बोर्ड एग्जाम में आपके जो भी चैप्टर 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज हम ना चैप्टर 1 का वन शॉट ले रहे हैं। ठीक है, वन शॉट यानी कि एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। यानी कि चैप्टर 1 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब आपके गणित में 70 नंबर 100% आएगा। अब आपको 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और हम ना फटाफट से चैप्टर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए दोस्तों, जो हमारा क्लास 10th मैथ में जो हमारा चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम इसका देखिए दोस्तों पहले थोड़ा बहुत बेसिक आपको बता देते हैं, जिससे आपको एवरेज हो जाएगा, पता लग जाएगा कि हमें भाई ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना प्रमेय की बात करेंगे। ये हमारी पहली प्रमेय है। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये क्या कहती है, सबसे पहले हम ना इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारी क्वेश्चन 1 में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 नहीं है, ये हमारी प्रमेय है। ठीक है, वैसे ही एग्जाम में नहीं पूछ जाएगी लेकिन क्वेश्चन में इसका यूज बहुत है। तो देखिए, प्रमेय है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम आपको अभी समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया है, ये देखिए दोस्तों 140 लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी देखिए दोस्तों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले हम ना भाज्य और अभाज्य के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी कि 2 से ज़्यादा। अभी आपको समझाते हैं, 2 से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा फैक्टर हों। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 क्या है, 4 फैक्टर का मतलब क्या है कि ये संख्या कौन कौन से नंबर से भाग हो जाएगी। सबसे पहले ये 1 से भाग हो जाएगी, फिर ये 2 से भाग हो जाएगी और फिर ये स्वयं से भाग हो जाएगी। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि इसके 3 फैक्टर हैं। और भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, बिल्कुल हैं, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो हमारी ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या, जो हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या है, जिसके 2 ही फैक्टर हों, केवल यहाँ पर लिख देना, केवल 2 ही फैक्टर। ठीक है, फैक्टर केवल 2 ही फैक्टर हों। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर लेते हैं 2, तो ये कौन कौन से नंबर से भाग होगी, ये 1 से भाग होगी और ये 2 से भाग होगी। ये स्वयं से भी तो भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं। तो केवल 2 ही फैक्टर हों तो ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं वो हमारी भाज्य संख्या होती है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 140 है ये हमारी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, फिर इसको ना हम 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर अगेन 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और इधर हासिल की 1, इधर हुआ 10, 2 पंजे 10, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ता 35 और 7 एकम 7, तो 140। ठीक है, 140 बराबर क्या आएगा, देखिए 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ पर देखिए 140 था हमारा एक भाज्य संख्या। अब हमने क्या किया है, इसके अभाज्य गुणनखंड
कर दिए हैं। दो हमारा क्या है, एक हमारा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है 2 और 5वीं बार अभाज्य संख्या है, 7वीं बार अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया है, 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हमने व्यक्त कर दिया है। तो बेसिकली अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि जितने भी हमारी भाज्य संख्या हैं उसको हम ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे एग्जाम में आपसे इस चैप्टर में देखिए दोस्तों, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हो गई। और देखिए इस चैप्टर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा HCF, SCF और LCM के बारे में पूछा जाएगा। जो हम ना जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको SCF और LCM निकालना बहुत ही आसानी से बता देंगे। अब देखिए दोस्तों, SCF और LCM के लिए हम एक संबंध भी यहाँ पर लिखेंगे। संबंध क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। संबंध में देखिए दोस्तों आपको कैसे करके यहाँ पर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी दो कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक संख्या है। जैसे मान लेते हैं A और B है, दो हमारी संख्या है। तो देखिए अगर हम ना दो संख्याओं का गुना करें, इन दो संख्याओं का गुणा करें तो वो किसके बराबर आएगा, तो बराबर आएगा इन्हीं संख्या का A और B का। अगर हम ना SCF निकालें, अगर हम SCF निकालें किसका, इन्हीं दोनों संख्याओं का, A और B का, और इन्हीं दोनों संख्या का हम ना LCM निकालें, LCM निकालें A और B का। अगर देखिए दोस्तों, अगर हमारी A और B दो संख्या हैं, अगर हम इसको गुना करें तो वो बराबर आएगा इन संख्याओं के SCF के और LCM के गुना के बराबर आएगा। तो हमारा ये देखिए दोस्तों संबंध स्थापित हो गया है, ठीक है। अगर हम दो संख्या का गुणा करें तो बराबर होता है उन संख्या के SCF और LCM के गुना के बराबर होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा जैसे कि आपको अगर दोनों संख्या दी हुई हैं, अगर उसका LCM दिया हुआ है और उसका SCF नहीं दिया है तो हम इसका SCF निकाल सकते हैं बिना SCF निकाले, केवल इस सूत्र की मदद से। ऐसे मान लो ये हमारा एक सूत्र ही बन गया है, ठीक है, सूत्र ही बन गया है। तो इसे आप ध्यान रखना, इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम ना अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना सारा बेसिक है, अब चलिए हम ना फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो हम देखिए दोस्तों 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 156 और उसके हम ना गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे। सबसे पहले हम ना छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, यानी कि 2 से काटते हैं। अभी 2 से नहीं कटता है, फिर हम उससे बड़ी संख्या से काटते हैं। तो पहले तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 सत्ते 14, यहाँ पर बचाइए 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तीछे 2 ने 18। अब ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 13, सही है। अब देखिए दोस्तों ये हमारी क्या है, एक हमारी ये भाज्य संख्या है और इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। बेसिकली हमसे इतना ही पूछा जाएगा और आप इसको बहुत ही आसानी से कर देना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको हम ना एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है ना, इसमें 2 बार हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों इस तरह से लिख दें, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये भी तरीका हमारा सही है और ये भी तरीका हमारा सही है। अब देखिए दोस्तों हम ना इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसको हम ना पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का SCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों आइए समझते हैं और इसको बहुत ही आसानी से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं, माना, यहाँ पर लिखेंगे पहले हल, फिर हम करेंगे माना। क्या मानेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 संख्या हैं, इसको हम ना A और B मान लेते हैं। तो A बराबर हो जाएगा 96 और B बराबर हो जाएगा 404। अब सही है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। तो हम पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर लेते हैं। तो सिंपल तरीका क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे 96 और इसको काटना शुरू कर देंगे। 2 से काटेंगे, 2 से बिल्कुल कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। देखिए 2 चौकू 8 और यहाँ पर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा,
2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये देखिए, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 छिंग 12, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 3 6, फिर ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 404। तो ये पहले तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, अभी 101 से ही कटेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 96 जो हमारा है, 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो हम 2 की पावर 5 कर देंगे गुणा 3 कर देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, देखिए 404 बराबर है 2 की पावर 2 गुणा 101। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका हमने ना अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। HCF कैसे कर निकालेंगे, यहाँ पर देखिए HCF निकालेंगे। किसका निकालेंगे हम, 96 और 404 का निकालेंगे। तो हमारा HCF कैसे कर निकलेगा, तो देखिए HCF में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे हम ना सेम टू सेम संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 की सबसे छोटी वाली घात लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 लेंगे। फिर देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, नीचे वाले में 3 नहीं है तो हम 3 को छोड़ देंगे। अब 101 की बारी है, 101 नीचे है लेकिन ऊपर है, ऊपर नहीं है, तो हम 101 और 3 को भी छोड़ देंगे। हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे जो संख्या हमारी मैच खा जाती है उसी को हम केवल लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 2, ये हमारा HCF आ जाएगा 96 और 404 का। तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 गुणा 2, यानी कि देखिए 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो हमारा HCF कितना निकल के आया है, 96 और 404 का HCF निकल के आया है 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका LCM भी निकालेंगे। तो LCM कैसे करेंगे, निकालेंगे। अब LCM हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो हम बताए थे। तो देखिए इसी फार्मूले की मदद से हम देखिए LCM निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या है, HCF गुणा LCM। अगर HCF और LCM का अगर हम ना गुना करें तो वो बराबर आएगा उन दोनों संख्या के गुना के, 96 गुणा 404 के बराबर आएगा। अब देखिए हमारे पास HCF है, बिल्कुल है, HCF हम निकाले थे, यहाँ पर 4 निकल के आया है। तो हमें क्या करना है, HCF को हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर बचेगा LCM बराबर 96 गुना 404 और बटे HCF। अब यहाँ पर देखिए HCF की वैल्यू से हमें पता है 4 है, तो हम क्या करेंगे 96 गुना 404 बटे 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 से इसको ना भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, चलिए करते हैं। देखिए 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, तो यहाँ पर आया 96 गुना 101। अब क्या करेंगे, अब इसको ना 96 और 101 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए 101 और यहाँ पर 96 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6 0, 6 एकम 6, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 एकम 9 0, 9 एकम 9, तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर 9 6 9। तो यहाँ पर जो हमारा LCM निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए LCM निकल के आएगा 96। तो इस तरीके से हम देखिए दोस्तों बिना LCM निकाले हमने इसका LCM निकाल दिया है केवल इस सूत्र की मदद से। केवल आपको ये सूत्र याद रखना है, ये वाला सूत्र, ठीक है, ये वाला सूत्र याद रखना है। तो अगर आपको ये सूत्र अगर पता है तो आप देखिए दोस्तों LCM और HCF भी निकाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों हमने ये सूत्र की सहायता से LCM निकाला, अगर हम ना बिना सूत्र की सहायता से निकालते तब भी इसका LCM निकल के आ जाता। तो LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बिना सूत्र की मदद से। दूसरा तरीका है ये LCM, ठीक है, LCM निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का। तो हम LCM में क्या करते हैं, LCM में देखिए दोस्तों हम बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब 2 की बड़ी घात क्या है, 2 की बड़ी घात है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ पर सेम टू सेम हो या नहीं हो, मैच संख्या खाए या नहीं खाए, हम सभी संख्या को लिख लेते हैं। जो संख्या मैच खाती है उसकी हम बड़ी घात को लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया। और जो संख्या मैच नहीं खाती है उसको भी हम गुना में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 3 बचा है और गुना 101 बचा है, 101। तो
तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 को हम ना 5 बार गुणा में करें तो ये निकल के आएगा 32। 32 गुना 3 गुना 101, ठीक है 101। अब क्या करेंगे 32 ये होता है 96, 96 गुना 101। अब देखिए दोस्तों जब हमने 96 और 101 की मल्टीप्लाई करी, 96 और 101 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर देखिए हमारा 96 96 निकल के आया है। तो इस प्रकार से भी हमारा एलसीएम यही निकल के आने वाला है। तो आपको केवल 2 ही कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको देखिए दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल कंसेप्ट पर ध्यान देना है। तो एक तो आपको कंसेप्ट आपको तैयार होना चाहिए कि आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको संख्या को व्यक्त करना आना चाहिए। फिर देखिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड की विधि से आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए और एचसीएम निकालना आना चाहिए। फिर उसका देखिए दोस्तों आपको ये सूत्र भी पता होना चाहिए। इस सूत्र को आपको इस संबंध की आपको यहाँ पर जांच भी करनी हो सकती है। जैसे आपको 2 संख्या दे दी, पहले आपको ना उनका एचसीएम और एलसीएम निकालने को बोल दिया है, फिर आपको जाँच करनी होगी उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम की गुना करें तो वो बराबर आ रहा है उन्हें संख्या के मल्टीप्लाई के। तो यहाँ पर इस संबंध की जांच भी करनी होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको टाइप यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों हम ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझो आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, 4 से 5 नंबर, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपके ये 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और ये किसी न किसी सेट में 100% पूछा जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन 100% तैयार कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ना प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि इसको हम ना कैसे करके सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे हमें देखने में लग रहा है कि √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हमें इसको सिद्ध करना है। हमें एग्जामिनर को दिखाना है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या है कि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे भाई कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम ना वही प्रूफ करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों इसको हम ना एक अलग तरीके से सिद्ध करेंगे। कैसे करके सिद्ध करेंगे हम, देखिए दोस्तों इसको हम ना विरोधाभास विधि से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ना उल्टा मान लेंगे। हमें तो पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको उल्टा मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है माना √5 एक परिमेय संख्या है। और देखिए दोस्तों जब ये परिमेय संख्या है तो उसको हम ना फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों लिखते हैं। तो √5 बराबर a/v, और यहाँ पर a और b क्या है, a और b है यहाँ पर सहअभाज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर सहअभाज्य हैं। अब सहअभाज्य का क्या मतलब होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है, चलिए आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 21/14 लिखा है, 21/14 लिखा है। तो इसको हम ना डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 × 21 7 दूनी 14। तो यहाँ पर निकल के आया 3/2। अब इसको हम ना और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो ये किससे कट रहा है, ये किसी से भी नहीं कट रहा है मेरे भाई, तो ये केवल 1 से कट जाएगा। तो ऐसी संख्या का युग्म जो केवल 1 से कटे और किसी संख्या से ना कटे उसे ही हम सहअभाज्य कहते हैं। तो ये हमारी सहअभाज्य है। ये तो हमारी बटे की शक्ल में ये भी है 21/14, ठीक है 21/14, ये भी हमारी बटे की शक्ल में है और ये भी हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन ये 7 से डिवाइड हो रही है, 7 से कट रही है। 7 से कटने के बाद 3/2 आया, लेकिन ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी अब और किसी संख्या से ये कट नहीं रही है, यानी कि इसको हमने सिंपल किया है तो ये 3/2 निकल के आया है, लेकिन ये किसी से कट नहीं रही है। तो ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे वो हमारी सहअभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इधर है ना रूट है, लेकिन इधर रूट नहीं है। जब हम रूट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो वही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं। तो √5 का वर्ग करेंगे बराबर
ए अपॉन वी का यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसका वर्ग यहाँ पर हटाते हैं, वर्ग खोलते हैं, तो रूट 5 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से यहाँ पर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 5 बचेगा, बराबर ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, बी का वर्ग करेंगे वी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, केवल इसकी बी स्क्वायर और 5 ही अदला बदली कर देंगे। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आया है कि ए स्क्वायर है ना वो 5 से भाग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, देखिए ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, ए स्क्वायर है ना वो 5 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ना वो 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पर देखिए ए है ना वो केवल ए भी हमारी 5 से भाग होगी। कैसे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं तब आपको बताते हैं। तो ए भी 5 से भाग होगा। यहाँ पर देखिए जो हमारी ए स्क्वायर है ना वो 5 से भाग है, लेकिन अगर ए को हम ना 5 से भाग करें तो 5 से भी ए हमारा भाग हो जाएगा, यानी कि ए भी 5 से भाग हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर 25 है, ठीक है 25 है, 25 को हम 5 से भाग करें तो 25 हमारी 5 से भाग हो जाएगी। तो और देखिए दोस्तों, अगर हम ना 25 का वर्ग करें, 25 का वर्ग, अगर 25 के वर्ग को भी हम 5 से भाग करें तब भी ये 25 का वर्ग यहाँ पर 5 से भाग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 25 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये पूरा भाग हो रहा है। और 25 का वर्ग होता है 625, 25 25 से हम 625, और इसको हम ना 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, और यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 125 पंजे होता है 625, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 25 हमारा 5 से भाग हो रहा है तो 25 का वर्ग भी हमारी 5 से भाग हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 25 है ना, 25 को जब हमने 5 से भाग दिया तो 5 आया, लेकिन जब हमने वर्ग को 5 से भाग दिया, 25 के वर्ग को 5 से भाग दिया तो 125 आ जा है। यहाँ पर देखिए अलग अलग संख्या आ रही हैं, जब वर्ग को 25 के वर्ग को 5 से भाग कर रहे हैं तो 125 आ रहा है, लेकिन 25 को भाग कर रहे हैं 5 से तो केवल 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हम समझेंगे हमारा ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर हमारा 5 से भाग होके बी स्क्वायर दे रहा है। और केवल हम ना अगर देखिए दोस्तों केवल ए को भाग दें 5 से तो हमारा बी स्क्वायर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर जैसे हमने केवल 25 को भाग दिया है तो यहाँ पर 5 आया, और यहाँ पर वर्ग को 25 के वर्ग को 5 से भाग दिया तो 125 आया। तो यहाँ पर भी जो हमारा ए है ना, केवल ए हमारा 5 से भाग होकर यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं देगा, बी स्क्वायर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर जो हमारा ए है ना 5 से भाग होकर ए बी स्क्वायर नहीं देगा तो वो कोई और संख्या देगा। तो हम मान लेते हैं कि वो भाई ना सी देगा। तो यहाँ पर सी क्या है, सी यहाँ पर पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी ना यहाँ पर इसके नीचे 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c, 5 को हम ना इधर लेके जाएंगे 5c, और यहाँ पर c क्या है, c यहाँ पर लिख देते हैं c पूर्णांक है, c यहाँ पर पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ना इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब देखिए ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अब ए की जगह 5c करेंगे, 5c का स्क्वायर करेंगे बटे 5 करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर बराबर निकल के आएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पंजे 25, सी स्क्वायर बटे 5, 5 से इसको भाग करेंगे 5 पंजे 25। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर बराबर आएगा 5c स्क्वायर, 5 को इधर लेके जाएंगे तो इसके ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी स्क्वायर केवल बचेगा बी स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बी स्क्वायर है ना 5 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे देखिए बी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो केवल बी भी 5 से भाग होगा, तो बी भी 5 से भाग होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने आपको अभी इसका लॉजिक समझाया है। तो केवल देखिए दोस्तों बी यहाँ पर बी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो यहाँ पर केवल बी भी 5 से भाग हो जाएगा, इसका लॉजिक माने
आपको यहाँ पर समझाया था। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम अपने कंक्लूजन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ए स्क्वायर है ना वो 5 से भाग हो रहा है और यहाँ पर बी स्क्वायर भी 5 से भाग हो रहा है। इसकी वजह से जो हमारा केवल ए है वो भी 5 से भाग हो रहा है। केवल ए यहाँ पर है ना 5 से भाग हो रहा है और यहाँ पर केवल बी भी 5 से भाग हो रहा है। तो 5 एक ऐसी संख्या है, 5 एक ऐसी संख्या है जिसने ए को भी भाग कर दिया है और बी को भी भाग कर दिया है। 5 यहाँ पर संख्या है, लेकिन हम माने क्या थे, हम तो माने थे कि ए और बी वो किसी संख्या से भी नहीं कटेंगे, वो केवल 1 से कटेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो ए और बी किसी संख्या से नहीं कटेंगे। लेकिन जब हमने अपनी कंक्लूजन निकाला, जब हमने अपना कंक्लूजन निकाला, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास 5 एक ऐसी संख्या आई जिसने ए को भी भाग कर दिया है, बी को भी भाग कर दिया है। तो ये तो भाई हमारी कंक्लूजन गलत साबित हो गई है। तो ये किसकी वजह से गलत साबित हुई है? इसकी वजह से गलत साबित हुई है कि हम अपनी कल्पना ही गलत कर लिए थे, हम मान ही गलत लिए थे। तो यहाँ पर ये हमारी जो स्टेटमेंट ये वाली है ना वो गलत साबित हो गई। इसकी वजह से ये भी गलत साबित हो जाएगी मेरे भाई, ये साबित हो जाएगी। तो इसके ऊपर वाली बात भी गलत साबित हो जाएगी। तो क्या गलत साबित होगी? तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ये भाई गलत साबित हो गई है। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, फिर क्या होगी? √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी बात को हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख के आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी 5 से भाग हो रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी देखा कि ए और बी हमारे 5 से भाग हो रहे हैं, लेकिन ए और बी तो हम सहभाजी संख्या माने थे, ए और बी तो सहभाजी संख्या माने थे। जब ए और बी सहभाजी संख्या माने थे तो हमारी कल्पना गलत साबित हो गई है। तो हमारी कल्पना ही गलत साबित हो गई। क्या कल्पना की? कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी जब कल्पना गलत साबित हो गई है तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारी √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो भाई फिर वो अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सारे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर 1 के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो चैप्टर 1 आपका बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। आप अपनी तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।